जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमने कई बार सत्संग में सुना है कि गुरु जी हमेशा संगत को सही कर्म करने के लिए कहते हैं। गलत कर्म, गलत व्यवहार करने पर गुरु जी बहुत नाराज होते थे। यहाँ तक कि गुरु जी संगत को डांट भी लगा देते थे। और वहीं दूसरी ओर जो संगत सही आचरण करती, जिनका मन साफ होता, गुरु जी उनको बहुत प्यार करते थे। संगत जी, गुरु जी का यही संदेश है कि हमारे आचरण सही हो, हमारे कर्म कभी भी खराब ना हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने सही आचरण करते रहने चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नर्क हमारे हाथों में ही है। और इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप पूरा सत्संग अंत तक सुने और ध्यान से सुने। हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के जरिए मिल जाएं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। हमें आप सबके सत्संग मिल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है आप सबके सत्संग को सुनाने में। तो चलें संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत, ओल्ड संगत है, पुरानी संगत है, स्मिता पांडव आंटी का सुनेंगे। सभी सुनने वाली संगत को जय गुरु जी और नमस्कार। आज गुरु जी ने मुझे यह सेवा बख्शी है। मैं गुरु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस बात के लिए चुना है। संगत जी, मेरा मन था सत्संग शेयर करने का, परंतु किसी कारणवश मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं डिनाई करती चली गई। उसी समय मुझे किसी ने, एक संगत आंटी, ईरान की रहने वाली हैं, उनके सत्संग का वीडियो शेयर किया। वो सत्संग तो किसी और बात के लिए था, लेकिन उस सत्संग में मुझे पता चला संगत आंटी को भी गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा था टेलीपैथी के द्वारा। वो डिनाई करती जा रही थी क्योंकि उन्हें माइग्रेन अटैक हुआ था, यानी सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बार बार डिनाई कर रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें डांट लगाई और कहा कि तुम्हें सत्संग शेयर करना है क्योंकि इसमें तुम्हारी हीलिंग होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, सत्संग शेयर करने का आपको मौका मिल रहा है, तो आपकी बहुत सारी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, यहाँ तो दर्द चल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपकी तकलीफ़ है, तो यकीन मानिए आपकी उसमें रेमेडी है, आपकी उसमें हीलिंग होने वाली है। संगत जी, आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया तो यकीन मानिए उनका पूरा माइग्रेन, पूरा सिर दर्द एकदम से ठीक हो गया। तो जब मैंने उनका सत्संग सुना तो यह शायद मेरे लिए एक मैसेज था कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है। चाहे मेरी तकलीफ़ जो भी हो संगत जी, गुरु जी का गुणगान, महिमा की महिमा बखान करना या गुरु जी की कोई भी सेवा करना, यह कोई काम नहीं होता। इन सब में तो सबसे पहले यकीन मानिए कि हमारा ही कल्याण छुपा होता है। तो संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो गुरु जी मेरे अंकल से ऐसे मेडिकल एडवाइस पूछा करते थे कि मेरी शुगर कम कैसे होगी या वज़न कैसे कम करना है। तब संगत जी हमें नहीं पता था कि उस समय गुरु जी को हमारी सलाह की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अंकल भी गुरु जी को मेडिकल एडवाइस दिया करते थे। तो संगत जी, 15 साल बाद मेरे अंकल को खुद को जब डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और उन्हें खुद को वज़न कम करने को कहा गया, तो उनके लिए यह काम कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं थी। थोड़ी बहुत स्टेप्स लेते, थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करते और वो कंट्रोल हो जाती थी। वह अपनी मेडिसिन भी लेते थे। यह बात नहीं है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो मेडिसिन नहीं खानी है, क्योंकि गुरु जी कहा करते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी, जो 15 साल पहले गुरु जी ने मेरे अंकल से पूछा था सारी मेडिकल रेमेडीज़ की, डायबिटीज़ कैसे कम करनी है या हेल्थ कैसे कंट्रोल करनी है, यानी गुरु जी ने 15 साल पहले ही मेरे अंकल को जो बीमारी होने वाली थी उसके लिए पहले से ही ब्लेस कर दिया था। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहूँगी। जब हम लोग गुरु जी से मिले, हमारे एम्स के कलीग डॉक्टर खेम नानी की मदद से, उन्होंने ही हमें बहुत सारी संगत के सत्संग सुनवाए थे। उन सत्संगों में गुरु जी ने महसूस कराया कि देखो मैं कैसे सब काम प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। और फिर गुरु जी ने हमें छोटे मंदिर आने के लिए बार बार कहा, बहुत प्यार से कहा, और हम वहाँ गए और गुरु जी हमें रोज़ बुलाते रहे। और संगत जी, हम उनके प्यार से, उनके ऑरे से बहुत बहुत प्रभावित थे। पता नहीं क्या अट्रैक्शन था, हम उनके पास खिंचे चले जाते थे। इतना आनंद आता था उनके पास बैठ कर के कि उनका मैं बयान ही नहीं कर सकती। संगत जी, हम किसी प्रॉब्लम को लेकर या किसी समस्या को लेकर गुरु जी के पास नहीं गए थे। क्या हमारे कल्याण कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। बस एक अट्रैक्शन था, एक खिंचाव था
हम गुरुजी के पास चले जाया करते थे। जब गुरुजी किसी को अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे तो वो खुद भी बहुत खुश हो जाते थे, और जब किसी का बहुत बड़ा कल्याण किसी का होता तो सुन करके वह खुश भी होते और हमें भी बहुत खुशी मिलती, और हम भी गुरुजी को देखकर इतने खुश हो जाते क्योंकि हमें खुशी मिलती थी कि देखो गुरुजी खुद भी कितना खुश हो रहे हैं, चेहरा पूरा लाल हो जाता है, और उनकी खुशी से हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी और हमारा दिल भी खुश हो जाता था सत्संग सुन के। और संगत जी, हमने अपनी लाइफ में इतना सेल्फलेस पर्सन कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। गुरुजी दूसरों का दर्द भी अपने ऊपर लेते थे और खुद भी दर्द में रहते थे। संगत जी, देखते ही देखते सत्संग, जाते जाते गुरुजी के पास सत्संग सुनते हुए हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होने लगा था, जो हम सोच के कभी नहीं गए थे। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई थी। एक अर्जुन अंकल थे, अर्जुन सब्बरवाल अंकल, जो गुरुजी के पर्सनल सेवादार अंकल थे, और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पुराना सत्संग शेयर किया था कि उसमें गुरुजी ने कैसे कल्याण किया उनका। सब्बरवाल अंकल जब अपना सत्संग सुना रहे थे संगत जी, तब उन्होंने महसूस किया कि जो उन्हें अस्थमा अटैक आते थे, जो सीज़न चेंज होने के बाद अक्सर अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उन्हें अस्थमा अटैक आते हैं सीजन चेंज के कारण, तो उन्होंने सत्संग के दौरान महसूस किया कि जब वह सत्संग सुना रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी अस्थमा का अटैक नहीं हुआ, उनकी सांस सफोकेट नहीं हुई, बल्कि आसानी से उनकी ब्रीदिंग हो रही थी और आसानी से वह सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनाने के बाद वह गुरुजी के पास गए और बोले कि गुरुजी, इस बार तो मेरा अस्थमा का अटैक ही नहीं आया, मैं बड़ी आसानी से सत्संग सुना रहा था। तो गुरुजी ने उन्हें हंसते हुए कहा, तुम्हें ना तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हुई हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से समझाया कि हर एक चीज़ कैसे कल्याण करते हैं। तो संगत जी, एक बार ऐसे हुआ कि जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो एक बार हम लोग गए और लगभग 10 या 11 बजे तक हॉल खाली हो जाया करता था। तो गुरुजी हमें भी रोक के वहाँ रखते थे, हमसे बातें करते थे, हमें बाहर घुमाने ले जाते थे, कभी होटल में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और संगत जी, जब गुरुजी अपना चोला पहनकर आसन पर विराजमान होते थे तो अलग ही एक डिविनिटी से भरपूर होते थे। उनके अंदर से एक अलग ही ऊर्जा निकलती थी, एक अलग ही उनका ऑरा होता था। और उस समय जब गुरुजी किसी से भी बात करते थे इंडिविजुअली, हर एक व्यक्ति को बहुत अटेंशन देते थे। गुरुजी तो कई बार मैं देखती थी कि संगत जी कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स गुरुजी के साथ शेयर करते थी संगत, जो मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि इतनी छोटी छोटी बातें इतने बड़े महापुरुष से क्या ज़रूरत है करने की, उन्हें सब कुछ पता है, हमें ये छोटी छोटी बातें गुरुजी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा मैं सोचा करती थी। लेकिन संगत जी, जब अपने ऊपर बीतती है तो हमें मन में आता है कि हम यह गुरुजी के साथ शेयर करें, गुरुजी से डिस्कस करें। और जब ये सब मेरे साथ हुआ, यानी कि मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी सिस्टर जो इमिग्रेशन लेकर कनाडा चली गई, वो वहाँ अकेली थी और काम करती थी, जॉब करती थी। एक टाइम ऐसा आया उसकी लाइफ में जहाँ उसको अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, और उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई, उसके घर में चोरी भी हो गई, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती चली गई। और जो ये सारी प्रॉब्लम्स वो मेरे साथ शेयर किया करती थी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि जो इसके लिए ना गुरुजी से बात करती हूँ, तो संगत जी, आई वॉज इन डिलेमा कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सब सोच ही रही थी कि संगत जी, मेरे पास मेरी बहन का एक छोटा सा फ़ोटो जो है, मैंने सोचा कि मैं आज ये लेके जाती हूँ गुरुजी से, अगर मुझे मौका मिला, मुझे चांस मिला गुरुजी से बात करने का, तो मैं इसके बारे में पूछूंगी। और संगत जी, सच में हमें ऐसा मौका मिला जब ऑलमोस्ट सारी संगत चली गई, हम लोग कुछ लोग बचे हुए थे संगत में, और गुरुजी बहुत अच्छे मूड में थे, हंसी मजाक कर रहे थे किसी आंटी के साथ, और मैं वहीं साइड में बैठी हुई थी, और मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में मेरी बहन का फ़ोटो था, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ गुरुजी को। और गुरुजी हंसते हुए उन आंटी के साथ बात कर रहे थे। वह बात करते करते उन्होंने, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी और गुरुजी के सामने मेरी बहन का फ़ोटो रख दिया और बोला, गुरुजी मेरी बहन को आप प्लीज़ ब्लेस करिए। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से स्माइल किया और मुझसे पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरी संगत जब अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती थी गुरुजी से या प्रॉब्लम डिस्कस करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं अपनी बहन की प्रॉब्लम लेकर के गई तो मुझे यही लगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, मैं क्या बोलूँ। और अब जब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या समस्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बोल ही नहीं पाई कुछ और मैं कुछ बोलती उससे पहले ही गुरुजी किसी और से बात करने लग गए। और मैं मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपनी बहन को ब्लेस कराने आई थी, और गुरुजी ने मुझे मौका भी दिया कुछ बोलने के लिए, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो मैं मन में सोचने लगी कि देखो, गुरुजी ने मुझे मौका दिया, अब तो उसको ब्लेस भी नहीं
किया होगा। और यह सोचते सोचते मैं घर आ गई। मैंने अपने अंकल को बोला, देखो मैं फ़ोटो भी ले गई, गुरुजी को दिखाया भी, और गुरुजी ने मुझे मौका भी दिया, और मैं कुछ भी नहीं बोली। तो अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुमको लगता है कि हम कल बात कर लेंगे, गुरुजी से परसों बात कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये बात अंकल भी बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, तो कल जब भी हम जाएंगे तो गुरुजी से फिर डिस्कस करेंगे। तो अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे, तो सत्संग की शुरुआत में ही एक हमारे एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा, उन पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। वो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं। तो गुरुजी ने उन्हें अपना सत्संग शेयर करने को कहा। तो शर्मा अंकल ने अपने सत्संग की शुरुआत अपनी माता जी के सत्संग से शेयर की, कि कैसे उन्होंने अपनी माता का फ़ोटो गुरुजी के सामने रखा और गुरुजी उनकी माँ के फ़ोटो को निहारते रहे, देखते रहे। और सत्संग में बताया कि अगर गुरुजी किसी की तस्वीर की तरफ, किसी की तरफ निगाह करके देख लें, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोमा में भी हो तो वहाँ से भी उठ खड़ा हो जाता है। ऐसा सुनकर मेरे अंकल मेरी तरफ देखने लगे। तो अंकल निगाह निगाह में मुझे बोले थे कि देखा, तुमने सुना कि सत्संग में क्या बोल रहे हैं गुरुजी, तुम भी अपनी सिस्टर का फ़ोटो लेकर आई थी ना कल। तो मैं अंदर ही अंदर सेटिस्फाई हुई कि कल गुरुजी ने मेरी बहन का फ़ोटो देखा भी, और मुझसे कम से कम पूछा भी सही कि क्या समस्या है। तो शायद उसी में उसको ब्लेसिंग्स मिल गई होगी। तो बस वहाँ आराम से बैठकर हम सत्संग सुना, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। और मैंने मन में सोचा कि अगर उसको ब्लेसिंग्स मिल गई होंगी, और मैंने मेरी सिस्टर को जो कहा सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी, धीरे धीरे उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सब कुछ समस्या जैसे आई थी वैसे ही चली गई। और मेरी मदर चाहती थी कि मेरी सिस्टर इंडिया के पास में ही, मतलब इंडिया के पास में ही रहे, कनाडा से इतनी दूर ना रहे। गुरुजी के आशीर्वाद से शी गॉट अ टेलीफोन इंटरव्यू, और उसका सिलेक्शन भी हुआ, और उसको बहुत अच्छी गुड पोजीशन की जॉब दुबई में मिल गई। और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गई। तो उसकी लाइफ भी लगभग ऐसे लग रहा था कि गुरुजी चला रहे हैं। उसकी लाइफ में जो चीज़ ठीक नहीं थी वो ठीक कर दी, जो ठीक होनी थी वह ठीक हो गई, जो सही चलनी चाहिए थी वो लगातार सही चल रही थी। ऐसा सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हो गया। और अब इतने सालों के बाद अब वो शी इज़ बैक इन इंडिया में आ चुकी है। और संगत जी, लॉकडाउन से 4 या 5 साल पहले उसे फिर से एक मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, और उसे डायग्नोज हुआ लिफोमा, विच इज़ अ ब्लड कैंसर। और तब तक हमारे पेरेंट्स नहीं रहे, तो मैं जाया करती थी, उसकी देखभाल करती थी। और वो घर में सबसे छोटी भी है और अकेली भी है, तो हम उसके पास जाया करते थे। वह बहुत दुखी थी कि गुरुजी मेरे साथ इतनी ब्लेसिंग्स भी हैं गुरुजी की, और अब यह मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी केमोथेरेपी के लिए, और हर बार रिफ्यूज़ करती थी। इवन हमने अपने दोस्तों से पूछा जो डॉक्टर्स हैं, सब ने यही सजेस्ट किया कि शी एज इट टेक कीमोथेरेपी, लेकिन उसने लगातार रिफ्यूज़ किया। और उसने अपने आप से ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बहुत पुराने डॉक्टर हैं, इसे लिफोमा ने, जिन्हें लिफोमा उनका नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट किया, और हम लोग सब मिलने के लिए गए। लगभग हमने कम से कम 4 से 5 घंटे वेट किया होगा डॉक्टर का। और हम 4-5 घंटे जब बाहर बैठे रहे, तो मेरी सिस्टर लगातार बोलती जा रही थी कि मैं तो कीमो नहीं लूँगी, मैं तो बाजार जाकर पूछ लूँगी, बात कर लूँगी, क्योंकि कीमो से सारे बाल चले जाते हैं। ये सारी बातें वो लगातार हमको बोलती जा रही थी, और मैं बस बार बार उसे यही बोलती जा रही थी कि कीप फेथ इन गुरुजी, और आप एक बार डॉक्टर से तो मिल लो, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। संगत जी, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसकी फ़ाइल देखी। फ़ाइल पढ़ करके उन्होंने पहला सेंटेंस बोला, वो यह था कि मैं तुम्हें कीमो नहीं दूंगा, और आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो जो वो सोचती थी, जो उसने बोला, वो सब कुछ डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको कीमोथेरेपी नहीं दूंगा, मैं आपको इम्यूनोथेरेपी दूंगा, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वो अग्री हो गई ट्रीटमेंट के लिए। और संगत जी, मुझे भी बहुत सुकून मिला कि चलो गुरुजी ने कुछ रास्ता दिखा दिया। संगत जी, 6 से 7 साइकिल्स जो होते हैं के बाद मेरी सिस्टर ठीक हो गई, और इसी बीच लॉकडाउन भी हो गया। और संगत जी, अभी कुछ 4-5 महीने पहले उसे फिर से ब्लड में प्रॉब्लम शुरू हुई। शायद उसके ब्लड प्लेटलेट्स डिक्लाइन हो रहे थे, उसे फिर से प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। संगत जी, जब उसे सारे सिस्टम ऐसे हो रहे थे, तब वो पूना में थी, और यहाँ दिल्ली में एक आंटी को गुरुजी ने एक मैसेज दिया। वो मैसेज मेरे लिए था कि आई शुड नॉट हैव वरी अबाउट माई सिस्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जब ये मेडिटेशन में आंटी को मैसेज दिया, उस दौरान मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी, यानी कि ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही गुरुजी ने मैसेज दे दिया था। तब मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मैसेज क्यों दिया है। और जब मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम शुरू होने लगी, WBC के काउंटर धीरे धीरे कम होने लगे, प्लेटलेट्स कम होने लगे, और डॉक्टर ने फिर से बोला कि इसे साइकिल्स लेनी पड़ेंगी।
तब मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे गुरुजी ने बहुत पहले ही मैसेज दे दिया था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। और संगत जी, जैसे ही मेरी सिस्टर ने पहली साइकिल ली, उसके अगले दिन से ही उसने इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। संगत जी, मैसेज यह है कि हमें कई सारी चीज़ों के थ्रू जाना ही पड़ा है कि हमें हमारे कर्म तो काटने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं। वैसे वह ऐसे कटवा देते हैं कर्म कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। और संगत जी, 3 साइकिल उसकी हो चुकी हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। सब कुछ नॉर्मल है, पहले की तरह ही वो नॉर्मल हो चुकी है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, कैसे कल्याण कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और एक ऐसा इंसिडेंट मेरी सिस्टर से रिलेटेड सुनाती हूँ कि संगत जी, हमारे एक अंकल हैं पहचान के, उन्होंने मुझे लाइफ ऑफ डिविनिटी जो बुक है मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऑफिस में काम भी रहता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप किसी और से भी करवा सकते हो। तो मैंने वो ट्रांसलेट का काम अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया। और संगत जी, जब उसे ये लिफोमा दोबारा डायग्नोज हुआ, उसी समय वो ट्रांसलेशन कर रही थी और उस ट्रांसलेशन से सैनी अंकल का एक सत्संग है जिसमें उन्हें खुद को लिफोमा होता है और दोबारा भी उन्हें लिफोमा डायग्नोज होता है और गुरुजी उन्हें क्योर करते हैं। तो मेरी सिस्टर कहती है कि व्हाट अ कॉन्सिडेंस। तो मैंने कहा कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है गुरुजी के केस में। गुरुजी ने हर चीज़ प्री डिसाइड की हुई है। शायद तुम्हें यहाँ से ब्लेस करना हो गुरुजी ने, इसलिए उन्होंने तुम्हें ट्रांसलेट का काम दिया है। और तुमने जिस डॉक्टर सैनी अंकल का सत्संग सुना है और सेम वही प्रॉब्लम जो तुम्हारे साथ है वो उनके साथ है, और इस तरह से गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। और मैंने कहा ना, गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका, कल्याण करने का तरीके बहुत अलग होते हैं। तो अब शी इज़ वेरी नॉर्मल, अब बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह से गुरुजी ने उसे अपनी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी सिस्टर को इतना ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी यह सब तब भी करते हैं हमारी लाइफ में जब हम उनसे कुछ भी ना मांगे, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है, उन्हें सब कुछ पता है किसके लिए क्या करना है। संगत जी, एक इंसिडेंट याद आ रहा है, आप सभी ने एक बार एक वीडियो देखा होगा गुरुजी का, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि जो नो नोएडा नो आइडिया। तो वह वीडियो हमारे घर की है, हमारे यहीं पर सत्संग हुआ था। तो गुरुजी 28 जून 2006 आए थे सभी एम्स के डॉक्टर को ब्लेस करने के लिए, एम्स को ब्लेस करने के लिए। तो मुझे यह बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि नोएडा में हमारा एक प्लॉट था जिसका हमने सोचा हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर घर बनाएंगे। तो संगत जी, जब हमारे इस प्लॉट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, सब कुछ डन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब हमें बाद में पता चला कि जिसने हमें प्लॉट खरीदा है उन्होंने उस प्लॉट की पावर ऑफ अटर्नी किसी और को भी दी हुई है। और संगत जी, ऐसे कई इंसिडेंट्स हम नोएडा में सुन चुके थे, परंतु संगत जी हमारे कभी थॉट में भी नहीं आया कि हम गुरुजी के से इस बारे में कोई बात करें। और संगत जी, बस सत्संग हो रहा था और मैं सत्संग में बैठी हुई थी और लंगर का टाइम था। लंगर के टाइम में थोड़ा जो समय था उस समय पर मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और वहीं मेरे पास में रोमा आंटी, जो है एम्पायर स्टेट के पास में ही रहती हैं, वहाँ पर मेरे पास बैठी किसी से बात कर रही थी फ़ोन पर। तो संगत जी, वो क्या बात कर रही थी दूसरी तरफ का तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बार बार रिपीट कर रही के बोल रही थी, अच्छा वो तुम्हारा प्लॉट था, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तुम पर केस चेक कर दिया। अच्छा, अब आप परेशानी में आ गए हो। और जो एग्जैक्टली वही बात वो कर रही थी जो हमारी सिचुएशन थी। जैसे उन्होंने अपनी बात ख़त्म की, मेरी तरफ देखा, आई जस्ट स्माइल हर। मैंने उनसे कहा कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी चल रही है। तो शी जस्ट सेड कि हाँ हाँ गुरुजी को बोल दो, गुरुजी को वैसे ज़्यादा पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, बोल दो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में और गुरुजी एक चुटकी में दूर कर देंगे। तो मैंने बस स्माइल किया और जब मैं घर आ गई मैंने अपने अंकल को बताया सारी बातें। अंकल बहुत नाराज़ हुए कि इस तरह की बातें करते हैं क्या सत्संग में। तो ओवरऑली फिर हम गुरुजी को कुछ भी नहीं बताने वाले थे इस बारे में। जब हमारी बात हुई उसके 2-3 हफ्तों के बाद, जब हम लोग मंदिर में गुरुजी के पास बैठे थे, काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी, गुरुजी लेटे हुए थे और गुरुजी के कुछ लोग सेवा कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर कोई और सत्संग शेयर कर रहे थे, हम लोग उनको सुन रहे थे। तो इतने में गुरुजी ने हमें बुलाया और जब हम गए तो गुरुजी की आंखें बंद थी। गुरुजी ने हमें कहा कि सेवा करो, हम सेवा करने लगे। तो इतने में गुरुजी मेरे अंकल से पूछते हैं कि दिल्ली में घर वर लिया है। कहते हैं दिल्ली में घर वर लिया आपने? तो मेरे अंकल ने बोला कि नहीं गुरुजी, दिल्ली में तो कोई घर नहीं लिया है। तो इतने में मेरे अंकल ने कहा कि हाँ लिया तो है, बट एक प्लॉट लिया है, बट उसमें कुछ समस्या चल रही है।
तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा तो बेच दो फिर उसको। और उसके बाद ना हमने कुछ जिक्र किया ना गुरुजी ने कुछ और जिक्र किया। जब किसी प्रॉपर्टी में बहुत समस्या हो संगत जी तो उसे बेचने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये सब डिस्कस किया ही नहीं, बस सुन लिया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसके बाद गुरुजी की महासमाधि हुई, कितने साल बीत गए और अंकल रिटायर हो गए। तो एक दिन मैं मंदिर में जाकर सेवा कर रही थी पे और एक आंटी जो वहाँ पर सेवा करती हैं वो आई। वो बोलती हैं मुझे आंटी रुको, मुझे आपके साथ एक सत्संग शेयर करना है। तो मैंने कहा कि नहीं कल वल में कर देना। तो बोली नहीं आज ही मुझे आपके साथ सत्संग शेयर करना है। तो उनके सत्संग में वो बता रही हैं कि कोई उनका प्रॉपर्टी का केस था और उस केस में जो उनका वकील था वो उन्होंने वकील चेंज किया। उन्होंने बताया वकील ने कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं तो जो केस है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाता है कोर्ट की तरफ से विद इन अ मंथ। तो ऐसा कुछ वो हमें अपने केस से रिलेटेड सत्संग में सुना रही थी। तो वो बोलने लगी कि बस ऐसे उन्होंने वकील चेंज किया, वकील ने सारी बातें बताई, हमने वैसे ही किया जैसे वकील ने कहा और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देखो कैसे गुरुजी हमें राह दिखाते हैं। और जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा अरे ये तो मैंने मेरी लिए यानी हमारे लिए मैसेज था। हमने घर में फैमिली में डिस्कस किया, हमने एग्जैक्टली वही किया जो सत्संग में सुना था। और जज ने उन सबको बुलाया जिन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस किया हुआ था, लेकिन जिन्होंने केस लगाया था जैसे ही कोर्ट का समन उनके पास आया उसमें से कोई नहीं आया कि कोई कोर्ट में, और 1 महीने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारा केस डिसमिस हो गया, हमें हमारा प्लॉट क्लियर होके मिल गया। संगत जी जब लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद जब हम श्राद्ध का समय आया अक्टूबर में तो कई व्यक्ति आए अपने आप से ही, उन्होंने कहा कि हमें प्लॉट खरीदना है, आप बेचोगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो प्रॉपर्टी 15 साल में नहीं बिकी वो लॉकडाउन के पीरियड में जिसने कोई खरीदने का भी नहीं सोचेगा, गुरुजी ने अपने आप उस व्यक्ति को भेजा और यह सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। और तो और संगत जी जो प्लॉट खरीदने वाले आए थे वो खुद गुरुजी के फॉलोअर थे एंड वी आर वेरी हैप्पी कि चलो ये भी गुरुजी के ही फॉलोअर हैं। तो मैंने उनसे पूछा जैसे कई लोग श्राद्ध मनाते हैं कि कुछ भी काम नहीं करते श्राद्धों में, तो आप कैसे मतलब आप मान रहे हो, आप लोग नहीं मानते कि श्राद्ध वगैरह में नहीं कुछ भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी का आदेश हुआ है हम ले रहे हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी ने भी यहाँ पर एक मैसेज दिया कि सभी वहमों से बाहर जाओ कि श्राद्ध में यह नहीं करना है, नवरात्रि में यह करना है, यह नहीं करना है, सभी वहमों से बाहर आने का भी गुरुजी ने हमें मैसेज दिया। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने हमें हर छोटी बड़ी चीज़ें समझाते चले गए, इंडिविजुअली भी ब्लेस किया और कंटेबली भी ब्लेस किया, पूरा एम्स ग्रुप को भी ब्लेस किया, इंडिविजुअली डॉक्टर्स को ब्लेस किया। छोटे छोटे सत्संग से सब हमें समझाते चले गए कि सब वहमों से बाहर आते चले जाओ, वहमों में नहीं रहना है, बस अच्छे कर्म करते जाओ। संगत जी मुझे हाइपर एसिडिटी हुआ करती थी, तो जब भी मुझे हाइपर एसिडिटी होती थी तो मुझे हर महीने 3-4 महीने में 15 दिन का एक कोर्स लेना होता था। जो संगत जी उन दिनों जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गई। और संगत जी उसी समय संगत में आंटी ने मुझसे पूछा मुझे एसिडिटी बहुत होती है, तो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दिया ताकि मैं उनसे कंसल्ट कर सकूं। तो मैं उनका नंबर, क्योंकि जिनसे मैं अक्सर कंसल्ट किया करती थी अपनी हाइपर एसिडिटी, तो उनका नंबर अपने मोबाइल में सर्च करने लगी। और सर्च करते करते मुझे याद आया कि मैंने कितने समय से उन्हें फ़ोन ही नहीं किया है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग में आते रहने से, सत्संग में उनके पास बैठने से मेरी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई। संगत जी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है छोटी छोटी, जब आप गुरुजी के सानिध्य में जाते हैं तब सब खत्म हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और मेरी छोटी बेटी है जो अमेरिका में रहती है, वहाँ पढ़ाई कर रही है। वी आर वेरी यूज टू गुरुजी के पास सत्संग में जाते थे, रात में आते थे और मैं अपनी बेटी से रोज़ गुरुजी के सत्संग शेयर किया करती थी। तो एक बार सत्संग में किसी ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बोला मैं उनकी बेटी को जानता हूँ, बड़ी सियानी है उनकी बेटी। और गुरुजी ने बोला कि रोज़ इनके साथ जा कर के कंप्यूटर से मैं उनसे बातें करती हैं। और मुझे समझ में आया कि मैं जो भी बातें कर रही हूँ गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं। और संगत जी जब भी मैं अपनी छोटी बेटी से बातें करती थी उसकी कोई भी जो प्रॉब्लम होती थी जो मुझे डिस्कस किया करती थी, यू डोंट बिलीव संगत जी कि जब वो फ़ोन रखती थी उसके फ़ोन रखने के कुछ समय बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता कि उसकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी, उसकी प्रॉब्लम अपने आप ही चली जाती थी। तो देखिए संगत जी फ़ोन के ज़रिए, बातों के ज़रिए मैं जो भी कहती थी करती थी, सत्संग ही करती थी उसके साथ। तो देखिए गुरुजी ने उसका कैसे कल्याण किया। और एक बार ऐसे भी उसका किसी अपने फेलो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा कोई डिस्प्यूट हो गया और बहुत उसे वो तंग करने लगा। उसने दिखाया बट काम नहीं कर रहा था, वो बहुत तंग कर रहा था। उसका मतलब
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी उसकी, अब उससे टॉलरेट भी नहीं हो रहा था। उसने एक दिन मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं अब ये सारी शिकायत अपने सुपरवाइज़र से करूँगी, क्योंकि मेरे टॉलरेट करने की लिमिट अब ख़त्म हो रही है, तब भी कुछ काम नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो आप अपने सुपरवाइज़र को बता दो। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मेरी डॉटर डिपार्टमेंट में गई, तो क्या देखती है कि वही लड़की जो उसको बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, वो सामने से स्माइल करते हुए आई और वो बोल रही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो डिपार्टमेंट छोड़ रही है, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो संगत जी, ऐसे छोटे छोटे इतने सारे इंसिडेंट्स हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, कि बस फ़ोन रखा और मेरी बेटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो संगत जी, कंक्लूजन यह है कि गुरुजी आपको कैसे कल्याण कर देंगे, कैसे आपकी प्रॉब्लम्स में आपका साथ देंगे, हमें पता ही नहीं है। बस हमें गुरुजी के सानिध्य में रहना है और उनके लगातार सत्संग सुनने हैं, ये सुनना है और सुनाना है, शेयर करना है, और बस गुरुजी पे पूरा फेथ रखना है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे हमसे कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मुझे याद करो, मेरे बारे में बातें करो। तो संगत जी, गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे? क्या गुरुजी को बहुत याद कराने के शौक था? नहीं, गुरुजी को हमारे कर्म काटने थे, गुरुजी को हमें ब्लेसिंग्स देनी होती थी, गुरुजी को हमारा कल्याण करना होता था। इसलिए बार बार वह हमें बोला करते थे कि मुझे याद किया करो। संगत जी, मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, जो ये सोचते हैं कि हम गुरुजी के बहुत करीब हैं या हम बहुत पुरानी संगत हैं, हम नई संगत हैं, तो ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी जब तक कि आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे। गुरुजी हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए बोला करते थे, अच्छा मन रखने के लिए बोला करते थे, साफ मन साफ नियत रखने के लिए बोला करते थे। और अगर आप वह नहीं कर पा रहे तो गुरुजी के सानिध्य में रहने का कोई मतलब नहीं है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास रहे, गुरुजी के चरणों में रहें, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा हमने अपने जीवन में फॉलो किया, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि इनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, यह कहते हुए कि बस गुरुजी का पूरा फेथ रखिए, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत भी एक सुंदर सी कहानी के साथ करेंगे। संगत जी, अभी हमने सत्संग में सुना कि गुरुजी हमेशा सही कर्म करने के लिए कहते थे, सही राह पर चलने के लिए कहते थे। तो उसी से संबंधित एक कहानी सुनेंगे हम। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता है कि आत्मा अपने आप से मुक्त हो गई और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया। क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। ऐसा कराने के बदले में पंडित खूब सारा दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के समय एक युवक ने सोचा क्यों ना आत्मशुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वे महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचे। हे महात्मा, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं या सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिला है। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेके जाना और उन्हें इतना डुबाना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और यह सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या देखा। युवक बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसे ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। गौतम बुद्ध ने बोला, आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ उन पंडितों से कहो कि ऐसी कोई पूजा यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी के सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बातें करते हैं पंडित, चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी पर नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। तो गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वही उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। अब तुम चाहे जितनी भी पूजा करा लो, कर्म कांड कर लो,
तुम उनके कर्म फल तो रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक महात्मा बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। तो संगत जी, गुरु जी ने भी हमें अच्छे कर्म करने की राह दिखाई है, तो हमें उसी राह पर चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।